नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे। आपके साथ स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में। इस कानूनी प्रोग्राम में हम आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी कानूनी सभी ज़रूरतों का और सभी शंकाओं का समाधान करते हुए आपको अज़िज़ करेंगे। और इसी प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके हमसे अपनी कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको हत्या से जुड़े कानूनों की जानकारी देंगे। आपको ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं और आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे कोई भी कानूनी सलाह या किसी भी शंका का समाधान ले सकते हैं। हम आपको अपना नंबर बता देते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप कॉल कर सकते हैं 0120-612-7937। हम फिर से बता देते हैं आपको 0120-612-7937। और आप दूसरा नंबर भी यूज कर सकते हैं 0120-612-7938। इन दोनों नंबरों पे आप हमें कॉल करके किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह ले सकते हैं और मशवरा भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं परमानंद पांडे जी की तरफ। सर, आईपीसी धारा की 304 आखिर क्या है? इसमें अगर लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए कि आईपीसी की धारा 304 आखिर क्या है। देखिए, आईपीसी की धारा 304 कहते हैं इसमें मर्डर तो हो जाता है जी, लेकिन एक गैर इरादतन मर्डर। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर दूं, हम सड़क पर चले जा रहे हैं और मेरी बहू बेटी भी मेरे साथ बैठी हुई है, किसी ने उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। तो एक सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन हुआ, एक अचानक हुआ और ग्रेव प्रोवोकेशन हुआ, जिसके कारण मुझे, मान लीजिए मैंने अपने पर उदाहरण ले लिया, हालांकि ABC से इसको करना चाहिए, लेकिन मुझे अगर मान लीजिए अचानक गुस्सा आया और मैं वहां एक ईंट पड़ा हुआ था, ईंट से उठा करके मैंने उस व्यक्ति के सिर पर दे मारा, उस व्यक्ति की मौत हो गई। ये एक हत्या तो हुई है, लेकिन ऐसी हत्या नहीं है जो इरादतन की गई है। उसके साथ मान लीजिए दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, मैं घर में आ रहा हूँ या कोई मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी कर रहा है, मेरी बेटी और बहू के साथ छेड़खानी कर रहा है और मैंने देखा और मैं वहाँ एक स्टील के राड पड़ी हुई थी, उसी स्टील की राड से उस व्यक्ति के सिर पर दे मारा, तो क्या होगा? वो व्यक्ति मर तो जाएगा, लेकिन ये आम हत्या से एक अलग किस्म की हत्या हुई। इस हत्या को उस दूसरी हत्या से आप नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि दूसरी हत्या में हत्या के पीछे दो चीजें होनी चाहिए, एक मेंसरिया और एक एक्टस माने जो आपने काम किया है वो एक्ट में आ गया, वो आपने काम किया है, उसको आपने बताया है कि देखिए हम कर रहे हैं इसको। और एक होता मेंसरिया माने आपके दिमाग में एक बात आ गई है कि मुझे इसकी हत्या करनी चाहिए। कोई आदमी, मान लीजिए कोई अगर किसी से झगड़ा हो रहा है, कोई बात चल रही है, उसके पीछे बहुत दिनों से चली बात आ रही है, तो और अगर उस जानबूझ करके पूरा प्रीमेडिटेटेड माने पूरा योजनाबद्ध ढंग से अगर उस व्यक्ति की हत्या की जाए तो वो हत्या कर जाती है। लेकिन दूसरे तरह के जो सडन प्रोवोकेशन में अचानक कोई चीज को प्रोवोक करके हत्या करता है तो वह नहीं आता है उसमें। तो ये 304 जो है, 304 इसी के अंतर्गत आता है कि सडन प्रोवोकेशन के अंतर्गत इसमें हत्या की गई है उस व्यक्ति की जानबूझ करके, और इस ढंग से नहीं की गई है कि हमने उसके पहले कोई प्लानिंग किया है, कोई प्रीमेडिटेटेड प्लानिंग किया है, कोई योजनाबद्ध ढंग से उसके नहीं किया है, बल्कि वह हमारे सामने एक ऐसा उकसावा आ गया है कि उस उकसावे में हमने आकर के ऐसा काम किया है जिसमें उसकी हत्या तो हो गई है, लेकिन वो गैर इरादतन थी, उसमें हमारा इरादा नहीं था उस व्यक्ति की हत्या की जाए, बल्कि इरादा ये था कि चूंकि उसने हमको प्रोवोक किया है इसलिए हम उसको दंडित करना चाहते हैं। यही 304A आईपीसी का मतलब होता है। अब तो एक नया एक्ट आ गया है, BNS, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में 105 सेक्शन जो है, धारा 105, वो 304 का एक तरह से करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। वो उसके पूर्व मान लिया जाता है कि 304 में जो है वही चीज 105 में है। दोनों के कंटेंट में, दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है,
बल्कि वो धारा का नाम बदल दिया गया है। यही इसकी स्थिति है। जी सर, ये तो बात हो गई प्रोवोकेटिव और नॉन इंटेंशनल मर्डर, जिसमें कि इरादतन हत्या नहीं की गई लेकिन प्रोवोक किया गया, इसलिए हत्या हो गई। अब धारा 304 में आखिर जमानत के किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं? देखिए, धारा 304 ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसमें हत्या तो हुई है ना, इस नाते ये बहुत ग्रेव मामला है, बड़ा गंभीर मामला है कि किसी की हत्या हो गई है, चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन हत्या हुई है। तो इसको ऐसे नहीं, ये एक तरह का ऐसा अपराध है जो नॉन कंपाउंडेबल है। अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई समझौता हो जाता है तो इसको कोर्ट नहीं मानती, कहते कि नहीं, ये एक अपराध है, इस अपराध को हम नहीं रखेंगे कि आप दोनों बीच में समझौता कर ले। ये एक ऐसा नहीं है कि तुरंत बेल कर दी जाए, नॉन बेलेबल है। इसमें बेल पाने के लिए कोर्ट को देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति रही है, क्यों, किस परिस्थिति में हत्या हुई है, इस चीज को देखा जाए, तब जाकर के उसमें बेल दिया जाएगा। ये कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल में आप उसकी तुरंत, मान लीजिए कोई पता चलता है तो किसी की रिपोर्ट दर्ज हो या न दर्ज हो, पुलिस को अधिकार होता है कि उसकी जांच करके और उस पर दंड दिला सके। तो मेन चीज तो ये है कि जो मर्डर में होता है, जो हत्या में होती है, जो मैनस्लॉटर में होता है, उसमें भी यही चीजें होती हैं कि आपका ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल नहीं है, ये नॉन बेलेबल नहीं है, बेलेबल है। इसमें बेल तुरंत नहीं मिल जाएगी कि हमारा अधिकार है कि हम जाकर के बेल ले सकें। ये एक, और इसको ये दंड किया जाता है 2 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा होती है। कई बार इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होता है, जैसी उसकी स्थिति आती है, कोर्ट इसको डिसाइड करता है। कोर्ट ही इस पर ध्यान दे करके कहता है कि ये व्यक्ति बेल पाने का अधिकारी है कि नहीं, पाने का अधिकारी है, नहीं है। ये चीज कोर्ट पर डिसाइड करने की स्थिति आती है। ये है 304A में। 304 में इसका मुख्य कारण यह है कि इसको आप मर्डर से थोड़ा अलग कर दें। मर्डर में इरादतन है और इसमें गैर इरादतन है। मान लीजिए हम किसी चीज को सोच करके बहुत दिनों से कर रहे हैं कि मुझे इसका मर्डर करना ही करना, वो उसमें एक तरह का अपराध और गंभीर हो जाता है, क्योंकि वो सडन प्रोवोकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर सडन प्रोवोकेशन है, इस नाते थोड़ा सा अपराध उतना गंभीर नहीं है जितना कि 302 का मामला आता है। इस नाते ये इसमें भी, लेकिन ये सारी चीजें इसमें भी होती हैं कि बेल, इसमें आपको अधिकार नहीं है, बेल आपको देना पड़ेगा। इसमें ये कॉग्निजेबल है, पुलिस जो है उसको जब चाहे तब अरेस्ट कर सकती है, उस समय अरेस्ट कर सकती है तुरंत, उसके लिए कोई रिपोर्ट दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मुख्य चीज होती है। जी सर, और ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे अगर किसी से मर्डर हो गया प्रोवोकेटिव कंडीशंस में, तो अब वो जा करके पुलिस को सरेंडर करता है, तो उसको आखिर कोर्ट किस तरह से देखती है? देखिए, मर्डर तो किया है, सरेंडर करने से कोई अपराध तो कम नहीं हुआ है जी। मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, हमने एक उदाहरण दिया, मैं तो थोड़ा ज्यादा आप लोगों से बहुत उम्र में ज्यादा हूँ, मैं अपनी बहू बेटी की बात कर रहा हूँ। मेरी बहू बेटी के साथ किसी ने दुष्कर्म करना शुरू कर दिया, तो जाहिर है कि मुझे गुस्सा तो आएगा, ये मुझे प्रोवोक करने की स्थिति आ गई। लेकिन अगर मैं उसका राड उठा करके किसी चीज से, लाठी से, डंडे से उसको ऐसा मार देता हूँ कि वो मर जाता है, तो हत्या तो हुई कि नहीं? हत्या हुई। और मान लीजिए मैं चला गया कोर्ट में, थाने में जाकर के मैंने सरेंडर कर दिया कि मेरे मारने से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये अपराध तो कम उस ढंग से नहीं हो जाता, ये तो जाएगा कोर्ट में ही। ये तो हमने कहा ना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस इसका नोटिस इसको लेना ही पड़ेगा और मुझे बेल लेनी ही पड़ेगी, बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वहां पर जाकर के जब जाएंगे तो हमको बाई वे ऑफ राइट हम नहीं ले सकते हैं कि हमारा कोई अधिकार है कि हम बेल ले लें, हमारा अधिकार नहीं है। कोर्ट में हम एप्लीकेशन लगाएंगे, उस एप्लीकेशन पर कोर्ट विचार करेगा, वो हमारे वकील बात को रखेंगे कि इन्होंने किन परिस्थितियों में किया है। ये एक गंभीर मसला नहीं है, क्योंकि इसमें मेंसरिया इनका इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि इसमें ये नहीं इन्वॉल्व था कि इनको मर्डर कर ही देना उस व्यक्ति का, ये गुस्से में आकर के एक सडन प्रोवोकेशन के अंतर्गत ऐसा किया है, इस नाते इनको बेल दी जाए। लेकिन ये अपराध तो है ही, सरेंडर में कर देता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मेरा अपराध एक तरह से खत्म हो जाता है। सरेंडर करने से तब तो कोई भी आदमी जाएगा और कह देगा कि मुझसे ये ग्रेव प्रोवोकेशन में हमसे ये मर्डर हो गया है या अपराध हो गया है, इस नाते हमको
को माफ कर दिया जाए। कि कोर्ट कभी भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता है। से धारा 304 के बारे में सर हम बात कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर देता है किसी मर्डर के बारे में, मसलन अगर किसी के घर में मान लीजिए चोरी के इंटेंशन से कोई चोर आया है और उसने चोरी की और सेल्फ डिफेंस में अगर उसने जाग गया, जो भी लैंड ओनर है या जो भी हाउस ओनर है वो जाग गया चोरी करते हुए, उसको देखा और उसने उस पर सेल्फ डिफेंस में वार किया, तो उस केस में क्या होता है? उस समय कोर्ट कैसे देखती है कि सेल्फ डिफेंस में अगर कोई किसी की हत्या हो जाती है नॉन इंटेंशनल तरीके से, तो गैर इरादतन हत्या में इसको कैसे देखा जाता है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा, बहुत सटीक उदाहरण दिया कि अनइंटेंशनल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है और मेरे ऊपर फायरिंग करने लगता है और मैंने अपने घर से रिवॉल्वर उठा करके मैंने उसको मार दिया, तो जाहिर है कि ये मेरी उसमें कोई इच्छा नहीं थी, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं उस व्यक्ति को हत्या करूं, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको मार दिया। या मान लीजिए पुलिस चली गई, पुलिस के ऊपर कुछ डाकू आ गए, कुछ गुंडे आ गए, बदमाश आ गए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस ने क्या किया कि वो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए उसने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग में उस व्यक्ति की हत्या हो गई जो लोग मार रहे थे उसको। तो ये दोनों में यही इतना अंतर आया कि हमने सेल्फ डिफेंस में किया है और पुलिस वाले ने भी सेल्फ डिफेंस में किया है कि वह उस व्यक्ति को जो उसको मारने के लिए आतुर है उस पर उसने गोली चला दी। अब यहाँ पर दोनों में यही फर्क है कि अनइंटेंशनल है, ये हत्या हुई तो है लेकिन अनइंटेंशनल है। पुलिस को इतनी पूरी तरह से छूट है कि वो दिखाए बताए कि देखिए मैं अपनी ड्यूटी के इन द लाइन ऑफ माय ड्यूटी मैंने ये सब काम किया है और मुझे अगर नहीं करता तो और लोगों का नुकसान होता, और लोग मारे जाते और मैं खुद मार दिया जाता, तो वहां तक तो वो छूट है। लेकिन हमने अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर हमला किया और मैंने उसको मार दिया है, तो निश्चित तौर पर ये बचाव का एक तरीका तो है कि हमने बचाव में किया, सेल्फ डिफेंस में किया है, लेकिन इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा, वरना कोई भी आदमी आएगा और कह देगा कि सेल्फ डिफेंस पे हमने कर दिया है। तो उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा, इन द कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज को बताना पड़ेगा कि हमने ये सेल्फ डिफेंस में किया है। अगर ये मैं नहीं करता तो मेरी हत्या हो जाती या मेरे साथ चलने वाले मेरी पत्नी की हत्या हो जाती, किसी की हत्या हो जाती, ये इस नाते हमने सेल्फ डिफेंस में इसको किया है। यहाँ पर वो जमानत तो हमको लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये अपराध उतना कठोर नहीं है जितना कि मर्डर के सिलसिले में होता है। यही दोनों में अंतर है। जी सर, और अगर बात करें धारा 304 की, तो धारा 304 में आखिर वकील की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी भी कन्विक्ट को वकील की ज़रूरत क्या है? अब अगर आम जनता समझना चाहे इसको तो कैसे समझें? जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि वकील की क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए, वैसे तो जो लॉ है, कानून है, वो ये कहता है कि कोई अपना केस चाहे तो खुद लड़ सकता है, जाए और कोर्ट में लड़ सकता है, चाहे वो सिविल का हो चाहे क्रिमिनल का हो। अगर क्रिमिनल में मान लीजिए अगर वो जेल में चला गया है तो उसका कोई घर का आदमी कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें वकील की जरूरत इसलिए आपको पड़ती है क्योंकि उसमें दांवपेच इतने होते हैं, उसको उसकी चीजों को आप साइटेशन ले आने चाहे, मान लीजिए आपको बहुत सारे केसेस का सुप्रीम कोर्ट से साइटेशन देना है और उसका उदाहरण देना है, तो उदाहरण देने के लिए तो कोई आम आदमी इस चीज को नहीं जानता है। वो तो ये देखेगा ना, कानून की स्टडी करने वाला आदमी ये बता सकता है कि देखिए इस केस में फला फला केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था और इस आधार पर दिया था, तो वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन ले आएंगे। कानून की दांवपेच में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि 304A और 304 में क्या डिफरेंस है, 302 और 304 में क्या फर्क है। ये दो चार चीजें आपको आम आदमी को इतनी चीजें नहीं मालूम होती, तो एक साइटेशन का कोर्ट का ले आएगा। दूसरी चीज ये है कि वो इस चीज को देखेगा कि क्या मेरे पक्ष में कोई चीज जुट पाता है कि नहीं जुट पाता है। फिर वो गवाह जो लोग आएंगे, गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना होता है। गवाह में मुख्य चीज क्या मानी जाती है? गवाही के समय जब जिरा की जाती है तो मुख्य उद्देश्य वकील का ये होता है कि जो गवाही देने वाला आदमी है उसके मनोबल को तोड़ दिया जाए और ऐसी बात कर दी जाए कि वो कंट्राडिक्शन उभर के आ जाए, उसमें मतभेद उत्पन्न उतर के आ जाए कि वो जो बात कह रहा है वो पूरी तरह से नहीं है, वो विरोधाभासी बात है।
तो विरोधाभास को जब आप उजागर कर देंगे तो आपको पक्ष में वो न्याय मिल जाएगा। इसी नाते कहते हैं वकील की जरूरत होती है जो विरोधाभास को उभार सके, जो गवाह लोग होते हैं उनके बीच में, जो इस चीज को साइटेशन को ले आ सके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उदाहरण को दे सके इस चीज को, और कानून की पेचीदगियों के बारे में कोर्ट को सही ढंग से बता सके। इसी नाते वकील की जरूरत पड़ती है। जी सर, अभी आपने बात की धारा 304A की, तो हम जानना चाहेंगे कि धारा 304A आखिर है क्या? अब देखिए, धारा 304A तो ये है कि मान लीजिए आप सड़क पर चले जा रहे हैं और अपना कार चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई एक आदमी आया, वो ज्यादा उम्र का, मान लीजिए वो, उसने क्रॉस भी कर दिया, तो आप सड़क पर चलते हुए आपसे ये उम्मीद की जाती है आप ड्राइविंग सही ढंग से करेंगे और कहीं इस चीज को देख लेंगे। कई बार होता है कि आपकी बगैर गलती के कोई आदमी सड़क पर आ जाता है और दब के मर जाता है, तो क्या करेंगे? वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो गई। आपने रैश, उसमें दिखाया जाता है कि आपने रैश ड्राइविंग किया, आपने नेग्लिजेंट ड्राइविंग किया। और या कोई चीज, आप मान लीजिए मैं मकान बनवा रहा हूँ, कोई आदमी, हमारा मजदूर या कोई आदमी चढ़ गया है ऊपर छत के ऊपर और वहां से किसी तरह से वो गिर गया, नीचे गिर गया तो मर गया। अब इस स्थिति में क्या हुआ? इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। मैं तो ये कतई नहीं चाहता था कि वो आदमी मर जाए। मैं पर उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ABC पे नहीं ले आ रहा हूँ, मैं अपने पर कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हम करते हैं तो वह व्यक्ति मर गया, और या जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कार की हम कर रहे हैं उसके कारण वो व्यक्ति मर गया, तो मेरा इरादा कतई नहीं था कि वो छत के पर काम करने वाला मजदूर मर जाए, या मेरा इरादा ये कतई नहीं था कि जो सड़क पर चलता हुआ है आदमी वो साइकिल से या किसी चीज से टकरा के मर जाए, ये मेरा इरादा नहीं है। इसी नाते 304A बना हुआ है। 304A में आपका कतई कोई इरादा नहीं होता है कि किसी आदमी को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा हो जाता है। क्यों होता है? आपकी असावधानी के कारण होता है, तो उस असावधानी का दंड आपको भरना पड़ता है। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग उसको कहते हैं, मान लीजिए। या हमको जो चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, जो चीज का हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, उस प्रिकॉशन को हम सही ढंग से नहीं ले पाए हैं, इस नाते वो दुर्घटना हुई है। और वो दुर्घटना बहुत ही अक्षम्य हो गई है कि उस व्यक्ति का निधन हो गया है और उसके जान को वापस नहीं लौटाया जा सकता है। इस नाते ये दंडनीय है और उसका दंड भुगतना पड़ता है। जी सर, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी का। और आप देखते रहिए हमारे साथ APN न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों पे अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।